हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कोच पर। आज हम फिर से जो पिछले टॉपिक्स पढ़े हैं इकोनॉमी के संदर्भ में उससे आगे की बात करेंगे। जैसे अगर पिछले हमने पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा, उसके प्रश्नों को सॉल्व किया, कुछ जो महत्वपूर्ण थे उस टॉपिक से संबंधित थे। उसके बाद भारत में बैंकों का विकास पढ़ा, थोड़ा मुद्रा बाजार के बारे में जानकारी रखने की कोशिश की, और उसके साथ आरबीआई के फंक्शंस पढ़े। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, वो सारी चीज़ें हमने कवर की। अब उसके बाद आरबीआई का जो मेन काम होता है वो है मौद्रिक प्राधिकारी के तौर पर कार्य करना, यानी भारत में मौद्रिक नीतियों को बनाना। और मौद्रिक नीतियों को लागू करने के लिए उसने कुछ टूल्स बना रखे हैं, और उन टूल्स को हम एक्सप्लेन करके काम करेंगे। ठीक, तो कौन कौन से टूल्स हैं और उनका कार्य क्या है, इसको हम ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। सबसे पहला आता है कि वो है नगद आरक्षित अनुपात, यानी सीआरआर। नाम ही है नगद आरक्षित। ठीक, तो अपने एनडीटीएल का जितने भी बैंक हैं क्या करेंगे, एनडीटीएल का परसेंटेज उनको कैश के रूप में यानी नगद को आरक्षित तौर पे रखना पड़ता है, जिससे जब भी कभी बैंक के पास तरलता की संकट या नगदी की संकट उत्पन्न हो तो उसको इस आरक्षित कोष को प्रयोग करके अपने उस संकट से बच सके। ठीक, जैसे हम लोगों के भी साथ होता है, जब भी हमको पैसे मिलते हैं तो थोड़ा बहुत हम लोग उसको फॉर इमरजेंसी के लिए एक अलग जगह पे रख देते हैं, सेफ, कि सामान्य खर्चों से वो अलग। तो वही कार्य बैंक भी करता है। जब भी बैंक के पास इस कब काम आएगा, जब इसके पास नगद की नगदी संकट की स्थिति में, जब नगदी संकट उत्पन्न होगा तो ये चीज काम। ये तो बेसिक परिभाषा होगी। दूसरी चीज इसमें जो भी दर की बात की जाएगी कि सीआरआर आज के समय में इतना प्रतिशत है या रेपो दर आज के समय पे इतना प्रतिशत, कोई भी आंकड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज जब आप वीडियो देख रहे हैं या कल जब आप आरबीआई की वेबसाइट पे जा करके जो फंक्शनल रेट्स हैं उनको आप पढ़ने की कोशिश करें, उसके बाद जब आप पेपर दे रहे होंगे तो शायद ये डाटा चेंज हो जाए। क्योंकि ये डाटा, ये आंकड़े जो भी हैं वो डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट करते हैं। पहली चीज़ तो ये, तो इस वजह से आंकड़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और आज तक किसी भी एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा भी नहीं। ठीक, पहली चीज़ एनडीटीएल का परसेंटेज जो नकदी संकट के समय पे उनके काम आए, इसकी वजह से इसको एक आरक्षित तौर पे यानी रिजर्व करके रखा जाए। अब समस्या ये है कि जहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं कि अगर हम नगद आरक्षित अनुपात को बढ़ा दें तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पहली चीज ध्यान रखना है कि ये क्या है, एक आरक्षित अनुपात है, और ये मैंडेटरी है, सारे बैंकों को करना पड़ता है, जितने भी बैंक हैं, किसी भी प्रकार के बैंक हो। ठीक है, तो अब मान के चलो कि आज के समय पे 4% है, इसको बढ़ा करके हम 6% कर दें। कितना कर दें, 4 से करके 6% कर दें, यानी 2% एक्स्ट्रा। अब वो 2% एक्स्ट्रा बैंकों को रिजर्व करना पड़ रहा है। यानी अगर बैंक के पास कुल जमा 100 रुपया है तो पहले वो 4 माइनस करके 96 रुपया अपने पास रखता था, जिसको वो लोन दे सकता था या किसी अन्य काम में प्रयोग कर सकता था। अब इसी 100 के जमा पे वो कितना देर कर पा रहा है, 94 रुपये, यानी उसके पास 2 रुपए की क्या है, कमी आई। हमारे लिए 1-2%, 1-2 रुपए समझ में आते हैं, वहां पे करोड़ों लाखों करोड़ों की बात हो जाती है। तो पहला जो निष्कर्ष यहां से निकला कि अगर कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया जाता है तो बैंकों के पास नगदी कम हो जाता है। ठीक, नगदी क्या हो जाएगा, कम हो, नगदी या जिसके माध्यम से बैंक क्या करते हैं, साख सृजन करते हैं, तो उनके पास साख सृजन की क्षमता कम हो जाएगी। यानी अब वो उन 2 रुपए में या उस 2% के जो एक्स्ट्रा उनको सीआरआर करना पड़ रहा है, जो मार्केट में जाकर ग्राहकों को लोन दे करके पैसा कमा सकते थे या ग्राहकों में पैसा बांट सकते थे ऋण के तौर पर, वो अब नहीं कर पा रहे। तो साख सृजन क्या होगा, घट जाए।
अगर साख सृजन घट जाएगा तो बाजार में तरलता बढ़ेगी या घटेगी? तरलता का मतलब कि बाजार में पैसा कितना फ्लो करेगा। अब 2% तरलता भी घट जाएगी तो तरलता घट जाएगी। अगर तरलता घट गई, ठीक, यानी लिक्विडिटी कम हो रही है सीआरआर के बढ़ने से, अब लोगों के पास पैसा नहीं है, तो डिमांड जनरेट उतनी ही रहेगी या उस अनुपात में थोड़ी बहुत डिमांड घट जाएगी। जैसे एज्यूम करते हैं कि आज आपके पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए आप लेकर के निकले और आपसे कहा गया कि 10 रुपए की चलो हम पार्टी करें। अपना आराम से 4 दोस्त मिलकर पहुंच गए गोलगप्पे वाले के। अब 10 रुपए में गोलगप्पा आप खा रहे हैं, दो लोग मिलकर के, जितना भी इस रेशियो के साथ। लेकिन अगर उसी समय पिताजी ने ये फोन करके बोल दिया कि ये 10 रुपए हम आपको दे रहे हैं, इसमें से तुम 4 रुपया अपने आवश्यकता पड़ने पर, यानी जब बहुत ही आपातकाल की स्थिति होगी तब के लिए बचा के रखना, तो अब आपके पास कितना बचा खर्चा करने के लिए? मात्र 6 रुपए। यानी आपके पास अब, तो अब आप अगर जाएंगे उस गोलगप्पे वाले के पास तो 10 रुपए में का जो जहाँ पे खा रहे थे अब कितने का जाएंगे? 6 रुपए का। यानी उस 4 रुपए की मांग क्या हुई? घट गई। और जब मांग घट जाती है और आपूर्ति सेम है, आपूर्ति उतनी की उतनी बनी रहती है और मांग घट जाती है, तो क्या होती है? महंगाई भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो महंगाई घट, इन्हीं में से किसी एक शब्द पे सवाल बनाया जा सकता है कि सीआरआर को में अगर वृद्धि कर दी जाए तो साख सृजन बढ़ जाएगा घट जाएगा, जैसा कि सवाल पिछली बार पूछा गया। इस बार हो सकता है तरलता या महंगाई को लेकर के बना दें। ठीक है। और इसका अगर रिवर्स हो जाए तो सारे तीर उलट देना। साख सृजन, सॉरी, नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर को अगर घटा दिया जाए तो क्या होगा? बैंकों के पास थोड़ा सा तरलता बढ़ जाएगी, यानी नकदी की मात्रा बढ़ जाएगी, और नकदी की मात्रा बढ़ने के साथ वो उतना पैसे का एक्स्ट्रा क्रेडिट दे पाएंगे, और उतनी ही तरलता भी, जितना पर मार्केट में पैसा एक्स्ट्रा फ्लो करेगा उसी मात्रा में तरलता भी बढ़ जाएगी और महंगाई भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। तो सीधी सी बात, सीआरआर के बढ़ने से अन्य चीजें घट रही हैं या सीआरआर के घटने से अन्य चीजें बढ़ रही हैं। इन्हीं सारी नीतियों को या इन्हीं सारी उपकरणों का प्रयोग करके आरबीआई इन्फ्लेशन को काउंटर करता है, क्योंकि ये सारी चीज सीधे तौर पर बाजार में वित्त की मात्रा पर प्रभाव डालती। ठीक। अगला पॉइंट, सांविधिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या है? फिर से वही बात, एनडीटीएल का। कौन काम करेगा ये सारे कार्य? बैंकों के लिए है कि बैंक अपने एनडीटीएल का एक निश्चित प्रतिशत अंश, यानी जितना उनके पास निवल देता है उसका एक परसेंटेज, निश्चित परसेंटेज, ठीक, इसमें इसको क्या करेंगे? निवेश करेंगे। इसमें निवेश करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, सरकारी प्रतिभूतियों। प्रतिभूतियां क्या होती हैं? एक ऋण पत्र होती हैं जिनको बेच करके या कंपनियां या सरकारें क्या करती हैं? बाजार से पैसा उगाहती हैं। ठीक। तो उनको निवेश करना क्या है? आवश्यक है। तो अंतर दोनों में क्या हुआ कि वहां पे नगद रखना आवश्यक है, यहां पे क्या करना आवश्यक है? कम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या अन्य मान्यता प्राप्त सिक्योरिटीज में निवेश करना आवश्यक। अब फिर से वही बात कि अगर हम एसएलआर को बढ़ा दें तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा एसएलआर के बढ़ने से? बताओ। एसएलआर के बढ़ने से फिर इंपैक्ट क्या क्या हो सकता? सेम इंपैक्ट टीआरआर वाले। मान के चलो आज एसएलआर 10% है, इसको बढ़ा करके 15% कर दिया जाए तो डिफरेंस कितना आया? 5% का। तो समस्या आएगी फिर बैंकों के पास कि अब वो 5% एक्स्ट्रा रुपया, यानी ज्यादा रुपया जिसको वो अन्य कार्यों के लिए प्रयोग कर सकते थे या कहीं निवेश कर सकते थे, वो उनको अब केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना। तो एसएलआर बढ़ने से भी क्या होगी? तरलता कम होगी।
तरलता कम होगी तो साख सृजन घटेगा या बढ़ेगा? साख सृजन भी घटेगा। अगर साख सृजन घटेगा तो महंगाई भी घटेगी। ठीक, यानी इन्फ्लेशन भी क्या होगा? कम होगा। तो सेम है, एक पॉइंट याद कर लो और उसी के बेसिस पे आप कार्य करते चले जाओ। सीआरआर के घटने या बढ़ने से उसका रिवर्स इम्पैक्ट पड़ता। ठीक, अगला बिंदु, रेपो दर यानी आर। रेपो दर क्या होता है? ठीक, वह दर, ये अल्पकालिक तौर पे कार्य किया जाता है। पहली चीज ये ध्यान रखना, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। और शॉर्ट टर्म लोन किसके बिहाफ पे होता है? आरबीआई किसको देता है? बैंकों को। यानी कैश फ्लो किधर से किधर हो रहा है? आरबीआई टू बैंक हो रहा है। किसके आधार पर लोन देगा? रेपो रेट के आधार। वह दर जिसके आधार पर बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, या जिसके आधार पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है, बदले में इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेटरल के रूप में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वहां पे रखना पड़ता है। ठीक, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इनके पास कहाँ है सही, वो याद रखना। इससे पहले उन्होंने एसएलआर किया था जिसमें उन्होंने मैंडेटरी था कि आज जब इनको पैसे की जरूरत है तो उन चीजों का प्रयोग करके ये वापस पैसा आरबीआई से ले सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ध्यान में रखते हैं। अब आरबीआई एक दर पे, यानी जिसको रेपो दर बोलते हैं, उसको बैंकों को लोन देता है। अब अगर फिर से कहानी वही है घूम फिरा करके, इनके घटने और बढ़ने से इंपैक्ट क्या पड़ेगा अर्थव्यवस्था पे। अगर रेपो दर को बढ़ा दिया जाए तो पहला सवाल मैं आप लोगों से बात जानना चाहूंगा कि क्या आप उच्च ब्याज दर पर यानी हाई इंटरेस्ट रेट पर, या आप निम्न ब्याज दर पर यानी लो इंटरेस्ट रेट पर, किस पर आप लोन लेना पसंद करेंगे? निम्नलिखित कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं दो शर्तों को ध्यान में रखते हुए अधिकांश का जवाब होगा कि कम ब्याज दर पर हम लोन लेना पसंद करेंगे। अब आरबीआई क्या कर रहा है? रेपो रेट को बढ़ा दे रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा बैंक लोन लेंगे, या कोई भी एक बैंक ज्यादा लोन लेगा, या केवल बहुत ज्यादा इमरजेंसी पड़ेगी तब लोन लेने की कोशिश करे? ज्यादा से ज्यादा बैंक तो लोन नहीं लेंगे। और दूसरी बात, किसी बैंक के साथ आपातकाल की स्थिति है तो वो भी लोन बहुत ही कम समय के लिए और क्या कहते हैं बहुत कम मात्रा में लेंगे जितनी उनकी जरूरत है। वैसे क्या होता है कि यार रेपो रेट बहुत ज्यादा कम कर दिया है, बैंक लोन लेकर के हाई इंटरेस्ट रेट पे मार्केट में बांट देते हैं। फिर से वही चीज है कि अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जा रहा है तो फिर से क्या होगा? तरलता कम होगी कि बैंकों की लोन लेने की प्रवृत्ति घट जाएगी। ऋण प्रवृत्ति क्या होगी? बैंकों की घट जाएगी, जिसकी वजह से तरलता कम। अगर तरलता कम होगी तो ज्यादा साख सृजन कर पाएंगे या कम साख सृजन कर पाएंगे? अब ये तो आप लोगों को रट जाना चाहिए कि साख सृजन घट जाएगा, साख सृजन घट जाएगा तो महंगाई घट जाएगी। ठीक, साख सृजन घट जाएगा तो महंगाई भी घट जाएगी। इन्हीं में से किसी एक शब्द को मिला करके सवाल पूछ लेते हैं, बाकी इससे रिलेटेड होना है। अगर और आगे जाना चाहें तो महंगाई घट गई, अब डिमांड नहीं जनरेट हो पा रही है, और डिमांड अगर मांग नहीं जनरेट हो रही है तो लोग उत्पादन क्यों करना चाहेंगे? लोग उत्पादन करना कम कर देंगे। लोग उत्पादन करना कम कर देंगे तो लोग बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होगी। अगर बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हुई तो जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था में क्या आएगी? मंदी आएगी। यानी वह अर्थव्यवस्था अब थोड़ा सा डाउनफॉल की स्थिति में, यानी वहां की समृद्धि दर, ग्रोथ रेट क्या हो गया? घट जाए। ठीक, अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है रिवर्स रेपो रेट। रेपो दर में क्या था? जो पैसा किधर से किधर, कैश फ्लो किधर की तरफ था? आरबीआई टू बैंक था। इसमें कैश फ्लो इसका उल्टा है, इसकी तरफ है बैंक से आरबीआई की तरफ। इसको समझते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और चर्चा में रहा है इस बार पर्याप्त मात्रा। ठीक, तो बैंक से आरबीआई की तरफ, जिसके बदले में बैंकों को क्या मिलेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी वो वह सिक्योरिटी, यानी अन्य मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियां भी जिसको आरबीआई मान्यता प्रदान करता है, वह सारी प्रतिभूतियां
वापस लेकर के। ठीक, तो रेपो दर क्या है? वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों का ऋण स्वीकार करता है, जिस ब्याज दर पर आरबीआई बैंकों का ऋण स्वीकार करता है, तो वो दर क्या है? रिवर्स रेपो रेट यानी रिवर्स रेपो दर। अब फिर से देखो, बढ़ने पे बात कर ले रहे हैं, घटने पे आप लोग इसका उल्टा कर सकते हैं। अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए तो फिर आप लोगों से एक दूसरा सवाल कि आप अपना पैसा ज्यादा ब्याज दर पे देना चाहेंगे या कम ब्याज दर पर देना चाहेंगे? आप सामान्य तौर पर अगर कोई व्यक्ति एफडी करने जाता है कहीं पे, तो वो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट चेक करता है सभी जगह का। अगर इंटरेस्ट रेट कुछ ऊंचा नीचा है तो समस्या क्रिएट होती है। जहां पे उसको 0.5% भी एक्स्ट्रा मिलेगा तो वहां पे एफडी कर देगा, वहां पे पैसे जमा कर देगा, जबकि उसको 1-2 लाख रुपया करना होता। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने की आती है? 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, इस तरह की इन्वेस्टमेंट चलती है, लाखों करोड़ों में चलती है। तो अब अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाए तो बैंकों को क्या होगा? अपना पैसा आरबीआई को देना, उसके बदले बैंकों को ब्याज मिलना है। तो बैंक क्या करेंगे? उच्च ब्याज दर जैसे होगी तो क्या करेंगे? आरबीआई के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा कर देंगे। अगर आरबीआई के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा कर देंगे तो बैंकों के पास पैसा घटेगा या बढ़ेगा? फिर से वही घूम फिरा के बाद तरलता क्या हो जाएगी? फिर से घट जाएगी। यानी बैंकों के पास तरलता घटने के पीछे कारण क्या है? नकदी जाएगी। अगर नकदी घट गई तो साख सृजन कम होगा, और अगर साख सृजन कम होगा तो बाजार में तरलता घट जाएगी, और अगर तरलता घट गई तो महंगाई भी घट जाएगी। ठीक, ये सारे टर्म है, महंगाई भी घट जाएगी। तो कुल मिलाकर के कुछ भी अगर बढ़ रहा है अभी तक तो क्या कहते हैं? महंगाई घट ही रही है, यानी या साख सृजन घट ही रहा है। ये 2 पॉइंट्स याद रखना। ठीक, महंगाई, तरलता और साख सृजन, ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको याद रखने की जरूर। ठीक, अब ये चर्चा में क्यों इंपॉर्टेंट, मैं क्यों बता रहा हूँ? इंपॉर्टेंट बताने के पीछे का रीजन है कि आरबीआई ने इस बार रिवर्स रेपो रेट को समाप्त कर दिया है। ठीक, किसको समाप्त कर दिया है? रिवर्स रेपो रेट को समाप्त कर दिया है। इसके जगह पर जो व्यवस्था लाई गई है, ठीक, इसके जगह पर एक अगली व्यवस्था लाई गई है, उसको बोलते हैं एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। काम दोनों का एक ही, कार्य प्रणाली दोनों की एक है कि आपको बैंकों को का पैसा आरबीआई एक्सेप्ट करेगा किस दर पे, लेकिन अंतर दोनों में है यह है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की कंडीशंस को हटा दिया गया कि अब जब भी आरबीआई चाहे, यानी यहां पे भी कैश फ्लो किधर है? बैंक टू आरबीआई ही है। अंतर कहां पे होगा कि अब ये शर्त यहां पे नहीं है, एसडीएफआर में नहीं है। अब आरबीआई जब चाहे जैसे चाहे जो अतिरिक्त तरलता बाजार में पड़ी हुई है उसको अवशोषित कर सकती है, बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बैंकों को दिए हुए। तो ये अंतर याद रखना, बाकी इंपैक्ट वही पड़ेगा। एसडीएफ को भी अगर बढ़ा दिया जाएगा तो अंतर वही पड़ेगा। जैसे एसडीएफ बढ़ेगा, बैंक ज्यादा ब्याज की लालच में आरबीआई के पास पैसा जमा कर देंगे, उनको ज्यादा ब्याज दर मिलेगा। अगर ज्यादा ब्याज दर की लालच में अगर वो पैसा जमा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास कैश की किल्लत होगी, या पैसे उनके अंदर नकदी की मात्रा घटेगी और कम लोगों को लोन दे पाएंगे। पहले ही बताया था कि मौद्रिक नीति में ये सारे उपकरण केवल एक फेवर करते हैं कि महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है। बाजार में वित्त की मात्रा कितनी होनी चाहिए, उसकी लागत और उसका प्रयोग किस प्रकार से होना चाहिए, ये मौद्रिक उपकरणों के माध्यम से तय होता है। ठीक, अगला बिंदु ओएमओज यानी खुले बाजार की क्रियाएं। अभी तक आरबीआई, जैसे पिछले टॉपिक पे आप जाइए, ठीक, एसएलआर के माध्यम से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्रय विक्रय करता था। ओएमओज क्या होगा? बिना शर्त के
बिना शर्त के सरकारी प्रतिभूतियों का जब आरबीआई क्रय विक्रय करता है तो उसको हम खुले बाजार की क्रियाएं कहते हैं। नाम है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बिना किसी कंडीशन। एसएलआर कंडीशनल है, वो बैंकों के लिए मैंडेटरी और बैंकों को करना ही पड़ेगा, लेकिन ये क्या है, मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो खरीद सकते हैं, नहीं चाहे तो मत खरीदिए। कंडीशन। अब ये बात समझते हैं कि ओएमओ से इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अगर अगर आरबीआई दो ही काम बताया, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगा या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेगा। ठीक। अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद रहा है, अगर गवर्नमेंट, आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके बदले में उसको क्या देते हैं, आप उसको पैसा देते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू करो कि अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद रहा है, मतलब अर्थव्यवस्था में पैसा डाल रहा है। आरबीआई का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना मतलब अर्थव्यवस्था में पैसे डालना, यानी वो अब तरलता को बढ़ावा देना चाह। वहीं दूसरी तरफ, यानी अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का विक्रय कर रहा है, मतलब वो अर्थव्यवस्था से पैसे निकाल रहा है। ठीक। अर्थव्यवस्था से पैसा निकाल रहा है, सिंपल सी बात। क्योंकि आप कोई चीज बेचेंगे तो उसके बदले में आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। आप कोई चीज खरीदेंगे तो पैसा आपको देना पड़ेगा। यानी अगर खरीद रहा है तो तरलता को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। और अगर बेच रहा है तो तरलता को क्या कर रहा है, घटा रहा है। यानी वो नगदी को अवशोषित करने का प्रयास कर। सीधा कोई लोड नहीं है, कॉन्सेप्ट्स हैं सारी चीजें। अगर तरलता घट रही है तो जाहिर सी बात है महंगाई घटेगी, अगर तरलता बढ़ रही है, लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो महंगाई बढ़ेगी। सीधी, में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगला क्या है, बैंक रेट। अभी तक जो कार्य हो रहे थे रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से या रेपो रेट के माध्यम से, यानी रिवर्स रेपो रेट, इसका दूसरा नाम क्या कर दिया गया, एसडीएफ कर दिया गया। उन सब के माध्यम से जो ट्रांजेक्शन्स थे उसका इम्पैक्ट केवल बैंकों पे पड़ता था, या पूरी इंडियन इकोनॉमी पे पड़ता था, या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पे जो सेंट्रल बैंक ऐसा निर्धारित कर देता। बैंक दर ऐसा दर है जिसका इम्पैक्ट किसे पड़ेगा, ग्राहकों पर भी पड़ेगा। तो बैंक दर क्या होता है, पहली चीज। दूसरी बात ये ध्यान रखने योग्य कि जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट थे वो शॉर्ट टर्म लोन थे, ये एक लॉन्ग टर्म लोन है। तो वह दर जिस पर बैंक आरबीआई से दीर्घकालिक ऋण लेते हैं, क्या करेंगे, दीर्घकालिक ऋण लेते हैं, लंबे समय के लिए लोन लेंगे। अब अगर बैंक रेट को बढ़ा दिया जाए, बैंक रेट को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो इम्पैक्ट क्या होगा बैंक रेट के बढ़ने से। पहला इम्पैक्ट ये होगा कि अब ब्याज दर क्या हो गई, महंगी हो गई, यानी आरबीआई कम पैसा लेंगे। जाहिर सी बात है ना कि अभी ब्याज दर बहुत ज़्यादा हो जाती है हम लोग पैसा लेने से, सामान्य ग्राहक। अब यहाँ पे आरबीआई और बैंक की बात हो रही है तो थोड़ा सा हैवी लग रहा है। अपने आप से सोचिए कि अगर कोई 2% पे पैसा दे रहा है, उसके बाद कहते नहीं भी हम 4 पे देंगे, तो हम लोग कतराएंगे थोड़ा सा ना पैसा लेने से। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होगा कि अगर आरबीआई बैंक दर को बढ़ा देगा तो जो बैंक हैं वो लॉन्ग टर्म लोन लेने से कतराएंगे। तो फिर से वही चीज़ है कि ऋण लेने की प्रवृत्ति घट जाएगी। क्या होगा, ऋण लेने की प्रवृत्ति घट जाएगी। अगर बैंकों के पास ऋण लेने की प्रवृत्ति घट जाएगी और वो ज़्यादा पैसा वहाँ से ले नहीं सकते हैं, यानी उनके पास वही पैसा है जो उनके पास जमा है,
तो और बड़ी मात्रा में साख सृजन कम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यहां से भी क्या होगा, साख सृजन घट जाएगा। और साख सृजन घट जाएगा तो तरलता भी क्या होगी, घट जाएगी। और तरलता घटने से महंगाई ऑटोमेटिक घट जाएगी। महंगाई भी क्या होगी, घट जाएगी। अब एक बात, अगर आप किसी से 4% की ब्याज दर पे लोन लें और उसको आगे आप सोचें कि किसी से 5 लाख रुपया लोन ले लेते हैं 4% के आधार पर, इसको हम 6% या 10% पे आगे जा करके दूसरे को लोन दे करके मार्जिन कमाएंगे। यही बैंक करते हैं। उनके पास जो आपका पैसा है उसको लोन के रूप में आगे भेजते रहते हैं, और उसके अलावा यहाँ से पैसा लेकर के आगे भेजते रहेंगे। तो एक बात बताओ कि अगर आप 4% पे लोन लेंगे तो क्या 3% पे किसी को ऋण देना चाहेंगे? 1% का अपना घाटा सहेंगे? नहीं सहेंगे ना। तो सेम कंडीशन कि बैंक अगर 4% पे लोन लेगा तो ग्राहकों को 4% से ज़्यादा पे ही देगा। नुकसान तो एटलीस्ट नहीं करेगा। अगर मान लो किसी को 4% पे भी दे दिया तो उसके बियॉन्ड भी नुकसान उसने सहना नहीं चाहेगा। 4% जैसे ज़्यादा पे लोन देगा। तो कुल मिलाकर इससे ये तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बैंक दर वह न्यूनतम दर है जिससे ग्राहकों के ब्याज दर तय होती है। ठीक है। बैंक दर क्या है, ग्राहकों के लिए न्यूनतम ब्याज दर का निर्धारण करता है। इससे कम, यानी अगर 4% पे बैंक ने लिया है तो इससे कम ब्याज दर पे वो पैसा नहीं देगा, इससे ज्यादा पे ही देगा। तो मिनिमम इंटरेस्ट रेट कहाँ से निर्धारित होता है, वो है बैंक रेट से। ठीक। अगले, इससे संबंधित कुछ प्रश्न जिस पे हम बात करते हैं जितना हमने अभी तक पढ़ा। तो पहला सवाल यह है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारक कौन है? तो अभी तक हमने यही चीज पढ़ा है कि मौद्रिक नीति यानी जो वित्त की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, उसकी उपलब्धता, लागत और प्रयोग के ध्यान में रखते हुए किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। ठीक, कंफ्यूज मत होना। ठीक, तो कौन निर्धारित करता है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल बैंकों के उदय व विकास से संबंधित है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो जाहिर सी बात है 1921 में तीनों बैंकों यानी तीनों प्रेसिडेंसीज बैंक को मिलाकर के, कौन कौन सी प्रेसिडेंसी बैंक? पहला कलकत्ता प्रेसिडेंसी बैंक, फिर मुंबई प्रेसिडेंसी बैंक, और क्या कहते हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी बैंक। तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर के किसकी स्थापना कर दी गई? आरबीआई, सॉरी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कब? 1921 में। अगला क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई? आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई? तो कौन से आयोग की सिफारिश पर की गई? सबसे पहला एकवर्थ कमीशन, ये तो रेल बजट वाले से संबंधित। दूसरा शाही आयोग, और तीसरा इस नाम का आयोग है भी या नहीं पता नहीं। ठीक, तो बचा कौन? शाही आयोग। रिजर्व बैंक की स्थापना शाही आयोग की सिफारिश 1925 में। ठीक, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड मैनेजमेंट करके एक शाही आयोग की स्थापना की गई थी। किसके नेतृत्व में? जिसका दूसरा नाम क्या कहा जाता है? हिल्टन और यंग कमीशन। इसके सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई। बाद में 1934 में आरबीआई एक्ट पारित किया गया और 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई का परिचालन प्रारंभ हुआ। और शायद इसी वजह से जो भारत का वित्त वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरुआत होता है। ठीक, अगला सवाल, निम्न में से कौन सा मात्रात्मक मौद्रिक उपकरण नहीं है? मात्रात्मक मौद्रिक उपकरण, पिछली क्लास रिवाइज करिए कि मात्रात्मक मौद्रिक उपकरण और गुणात्मक मौद्रिक उपकरणों में अंतर क्या था। कि वह जो वित्त की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं तो जाहिर सी बात है क्वालिटेटिव हो जाएगा यानी गुणात्मक हो जाएगा, और वह टूल्स जो वित्त की मात्रा को प्रभावित करते हैं तो कौन से हो जाएंगे? मात्रात्मक उपकरण। अब एक एक करके आप लोग बताते चलिए। कैश रिजर्व रेशियो के घटने और बढ़ने से क्या वित्त की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता? यानी अगर कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया जाएगा तो
तरलता घट जाएगी यानी वित्त की मात्रा घट जाएगी। वहीं अगर एसएलआर को बढ़ा दिया जाए तब भी वित्त की मात्रा घट जाएगी। और दूसरी तरफ ईएसडीएफ यानी जिसका दूसरा नाम क्या है, या जिसकी जगह पे इसको लाया गया है उसका नाम है रिवर्स रेपो रेट, अगर इसको भी बढ़ा दिया जाता है तो वित्त की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। किस पे नहीं पड़ता? वो है कि आनुषंगिक आवश्यकता यानी मार्जिनल रिक्वायरमेंट के घटने या बढ़ने से वित्त की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वित्त की गुणवत्ता पर प्रभाव डाल देगा। ठीक। अगला सवाल जो सीधे तौर पर आया कि एसएलआर के घटने पर साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दो कीवर्ड्स हैं, एसएलआर क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक, तो एसएलआर अगर घट रहा है तो साख सृजन क्या होगा, घटेगा कि एसएलआर के बढ़ने पर साख सृजन बढ़ेगा? ये बताओ। अगर एसएलआर घट रहा है तो साख सृजन क्या होगा, बढ़ जाएगा, घटने की जगह पर बढ़ जाएगा। क्योंकि अब बैंकों को जिस मात्रा में घटेगा, मान लो एसएलआर 5% कम हो गया, पहले 10 था या 18 था, इसको घटा करके 13% कर दिया गया, तो 5% एसएलआर घट गया, तो अब बैंकों के पास 5% कम पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डालना पड़ेगा। और इस 5% को क्या करेंगे, वो दूसरों को लोन दे देंगे और उससे फिर कमाई करेंगे। क्योंकि शुरुआत में ही बात हुई कि जो डिफरेंस है उस पर क्या होता है, बैंकों का खर्च चलता है। ठीक, तो एसएलआर बढ़ने से क्या होगा, सॉरी एसएलआर के घटने से क्या होगा, साख सृजन बढ़ जाए। ठीक। अगला एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक, इसको हम अगली क्लास में करेंगे यहाँ से। ठीक, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए बिना कोई लोड लिए हुए। इकोनॉमी से आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्या है, कैलकुलेटिव है, फार्मूलेटेड है। तो इस वजह से आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्य करिए। और ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक एक का इम्पैक्ट दूसरे से लगभग सेम एज है। सीआरआर बढ़ा रहे हैं तब भी वही इम्पैक्ट पड़ रहा है, एसएलआर बढ़ा रहे हैं तब भी वही इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि दोनों से वित्त की मात्रा घट रही है। ठीक, तो फिर आगे हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।